गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम आज का न्यूज़पेपर देख लेते हैं, दैट इज 13 अक्टूबर 2016। इसमें फर्स्ट आर्टिकल हमारा है तमिलनाडु में जयललिता सीएम जो है उनकी तबीयत खराब होने की वजह से उनकी ड्यूटीज कोई परफॉर्म करने वाला नहीं था। उनकी एब्सेंस में कौन उनकी ड्यूटीज परफॉर्म करे उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। तो यहाँ के जो गवर्नर हैं विद्यासागर राव, इन्होंने सीनियर मोस्ट जो मिनिस्टर हैं या कलीग हैं इनके जयललिता जी के, तो इनको सीएम के चार्जेज परफॉर्म करने के लिए बोला है। इसके लिए इन्होंने पुरानी बैकिंग्स दी है कि कैसे कैसे पुराना एक केस हुआ था 1984 का। इसमें गवर्नर थे खुराना, एसएल खुराना। इन्होंने एमजी रामाचंद्रन, उनकी जगह वीआर नेडुनचेजियान, इनको जो रामाचंद्रन की ड्यूटीज थी इनको परफॉर्म करने को बोला था। फिर इन्होंने आर्टिकल्स की बैकिंग दी है कि आर्टिकल 166(3) of our constitution, it permits कि if the governor allocates the function of the chief minister to any other person, मतलब या तो वो एमएलए हो ऑलरेडी, या फिर एक और हमारे यहाँ पे 6 months तक का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि किसी भी बाहर के आदमी को भी सीएम बनाया जा सकता है, पीएम बनाया जा सकता है। उससे 6 months में इलेक्शन जीत के आना होता है। तो ये जो जिसको भी बनाया जाता है या तो प्रेजेंट किसी एमएलए, मिनिस्टर या फिर बाहर के आदमी को, 3 टाइप से बनाया जा सकता है। तो इनमें से जिसको भी बनाया जाता है उसको मेजॉरिटी उसके पीछे होनी चाहिए फर्स्ट, और यदि वो ऑलरेडी एमएलए नहीं है तो उसको 6 months में इलेक्शन लड़के एमएलए बन के आना पड़ेगा। या फिर जैसे कि हम देखते हैं पीएम हमारे कई बार राज्यसभा से भी रहे हैं, तो राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं। तो इस तरीके से 6 months में उसे दोनों हाउसेज का मेंबर होना चाहिए, दोनों हाउसेज में से किसी का भी मेंबर होना चाहिए। आई मीन टू से कि संसद का मेंबर उसे होना चाहिए, या फिर कहें तो विधानसभा, जैसे स्टेट में है विधानसभा या फिर विधान परिषद, तो इनमें से किसी का मेंबर उसे होना चाहिए। इस टाइप की शर्तें होती है। तो आर्टिकल 166(3) इसमें कि किसी भी मिनिस्टर को टेम्परेरी इलनेस यदि है चीफ मिनिस्टर की, तो किसी भी मिनिस्टर को उसकी ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए बोला जा सकता है। इस तरीके का इसमें दिया गया है। देन 167A इसमें है कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बातें हुई है उसको वो कम्युनिकेट करेगा गवर्नर को। जिसको भी टेम्परेरी सीएम या चीफ बनाया गया है वो कम्युनिकेट करेगा गवर्नर को। नेक्स्ट आर्टिकल है 174(2)B। इसमें लिखा गया है कि he or she can advise to dissolve the assembly under article this। तो 3 ये आर्टिकल्स हो गए 166(3), 167A एंड 174(2)B। इन आर्टिकल्स के थ्रू जब सीएम एब्सेंट है, सीएम इल है, तो उसकी ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए किसी को आमंत्रित किया जा सकता है। इस तरीके का इस आर्टिकल में लिखा है। फिर आगे इन्होंने सजेशन दिया है कि इट इज़ अ गुड स्टेप कि यहाँ पे जो सीनियर मोस्ट मिनिस्टर है इनको लिया गया है, तो एक कन्वेंशन हमें बना लेना चाहिए, तो उससे आगे कभी ऐसे क्राइसिस होंगे तो कोई दिक्कत ना आए। और जैसे कि अभी इस केस में बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स लग रहे थे कि जयललिता किसको चूज करेंगी, कोई बाहर का आदमी तो नहीं आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आगे जिससे रेज ही ना हो और सीनियर मोस्ट जो व्यक्ति काम कर रहा है, मिनिस्टर काम कर रहा है, उसको डायरेक्ट ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए यूज में लिया जा सकता है। जैसा कि हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट के केस में है, यदि प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट उसकी ड्यूटीज देखेंगे। ये लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये चीज जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी गई है उसे हम एक कन्वेंशन के थ्रू एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि इंग्लैंड का सारा कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशन पे ही बेस्ड है, कन्वेंशन से ही उनके लॉज रूल सब बनते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं। तो ये आर्टिकल रिलेटेड है यमन क्राइसिस से। यमन में सऊदी अरेबिया ने 18 months पहले अटैक्स स्टार्ट किए थे
अगेंस्ट रिबेल्स। जो रिबेल्स कौन है? होती रिबेल्स हैं, वो होती रिबेल्स हैं। और गवर्नमेंट यहाँ पे होती रिबेल्स के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है, उनके लिए काम नहीं कर रही है। तो इसका रीजन है कि शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट इन एरियाज में है। हमने ये फोटोज देखते हैं कुछ कि ये एरिया है जहाँ पे ये रेड जो है, यहाँ पे ये कंट्रोल और इन्फ्लुएंस ऑफ होतीज। तो यमन यहाँ ये पूरा है, ये हम देख लेते हैं इधर यमन। इस यमन के इन पार्ट्स में, वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न, इन पार्ट्स में होती रिबेल्स का या तो पूरी तरह से कंट्रोल है या इन्फ्लुएंस है। और ये जो थोड़ा कम डार्क रेड है या पिंक है इसको, तो ये इनकी प्रेजेंस है यहाँ पे। नेक्स्ट फिर अलकायदा, इसकी प्रेजेंस इस ग्रीन एरिया में है। तो यमन में दो तो ये रिबेल ग्रुप्स हो गए, एक तो अलकायदा हो गया, दूसरा होती रिबेल्स हो गए, ये ग्रुप्स हो गए। इसके अलावा तीसरा कि अदन से यहाँ की गवर्नमेंट, जो यहाँ के प्रेसिडेंट है मंसूर हादी, ये प्रेसिडेंट मंसूर हादी यहाँ से गवर्नमेंट को हैंडल कर रहे हैं। तो मंसूर हादी का साथ दे रही है सऊदी अरेबिया, और अरेबियन कंट्रीज, अरेबिया जो है सऊदी अरेबिया, इसका साथ दे रही है ये कंट्रीज, मोरक्को, इधर टर्की, देन इजिप्ट, देन जॉर्डन, फिर कतर, कुवैत, पाकिस्तान, तो इस तरीके सूडान, तो इस तरीके से जो कंट्रीज हैं ये सऊदी अरेबिया का साथ दे रही हैं। सऊदी लेड कोalition जो है वो इन कंट्रीज से मिलकर बना हुआ है, और इन कंट्रीज को सऊदी लेड जो कोalition है इसको यूएसए का बैकअप मिला हुआ है। यूएसए के प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने इनको काफी सारे लगभग $60 बिलियन के हथियार इनको सप्लाई करने का वादा किया था, जो सऊदी अरेबिया ने जब अटैक्स स्टार्ट किए थे, तो कि हम आपको इतने हथियार प्रोवाइड करवाएंगे। और नेक्स्ट इन्होंने कि सना में जब बम्बिंग हुई थी, सना यहाँ की वो थी कैपिटल, सना पे हौती रिबेल्स का अधिकार है फिलहाल। पहले जो यहाँ के प्रेसिडेंट थे इनकी वो थी यहाँ पे, फिर अभी सना में हौती रिबेल्स का अधिकार आ गया है। तो सना पे बॉम्बिंग हुई थी, काफी सारे सिविलियंस मारे गए थे। यहाँ पे डाटा दिया गया है इसमें कि बहुत सारे लोग मारे गए हैं, अब तक टोटल लगभग 10,000 लोग मारे जा चुके हैं। फिर अभी एक अटैक हुआ था, लेटेस्ट अटैक, तो इसमें एक हॉल था, मॉर्निंग हॉल इन सना। सना में अधिकार इनका है हौती रिबेल्स का। सऊदी अरेबिया ने सना पे अटैक किया, बॉम्बिंग, एरियल अटैक किया, बॉम्बिंग हुई है। तो उस हॉल में, मॉर्निंग हॉल में करीब 140 लोग मारे गए, दे वर ऑल सिविलियंस। तो इसको द वर्ल्ड मीडिया इज क्रिटिसाइजिंग, और ऑल ओवर द वर्ल्ड इसके बारे में बात हो रही है फिलहाल। तो वाई सऊदी अरेबिया इज डूइंग ऑल दिस टू यमन, ये बेसिक क्वेश्चन आता है। फर्स्ट कि सऊदी अरेबिया सुन्नी कंट्री है, ये यहाँ पे मैंने लिया है कि मुस्लिम्स इन द मिडल ईस्ट, तो शिया जो है वो और सुन्नी, इस तरीके से मुस्लिम्स डिवाइडेड हैं। मैक्सिमम तो सुन्नी है ऑल ओवर द वर्ल्ड, शिया लगभग 15% ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड है। 15% जो शिया हैं ये लगभग सभी जगह थोड़े थोड़े फैले हुए हैं, लेकिन फिर भी ये एक डायग्राम है, इसमें जो ब्लैक कंट्रीज, ब्लैक दिखाया गया जिन कंट्रीज को, वहाँ पे शिया ज़्यादा है, जैसे ईरान, इराक और बहरीन। यमन में भी 30 से 40% है, ये परसेंट लिखा हुआ है इनका। तो इस तरीके से शिया डोमिनेंट जो कंट्रीज हैं, ये 3 कंट्रीज तो ये हो गई, बाकी यमन में भी काफ़ी शिया हैं। तो यमन के जो हौती रिबेल्स हैं उनको ईरान के एजेंट्स की तरह ट्रीट करता है सऊदी अरेबिया। तो एजेंट्स ऑफ ईरान उनको मानता है और उन पे इसीलिए अटैक कर रहा है। तो यमन में जो क्राइसिस हैं, उन क्राइसिस को ख़त्म करना या उन क्राइसिस में एक स्टेबल गवर्नमेंट लाना, इनका कहा जाए कि इनका ये एम है ही नहीं कि स्टेबल गवर्नमेंट लाई जाए। इनका एम है, ये पूरा जो लड़ाई है ये ईरान वर्सेज सऊदी अरेबिया, आप इसे बोल सकते हैं, ईरान वर्सेज सऊदी अरेबिया, जिसमें कि यूएसए
सऊदी अरेबिया की बैकिंग कर रहा है, यूएसए सऊदी अरेबिया का साथ दे रहा है। तो इस तरीके की ये लड़ाई है, इसमें यमन पिस रहा है। जैसे कल हमने जो यमन पे आर्टिकल आया था उसमें बात की थी, वो पूरा एथिकल आर्टिकल था एक, तो हमने उसको पॉलिटिकल तरीके से कल डिस्कस भी नहीं किया था, उसकी एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसे डिस्कस किया था। उसमें लिखा था कि व्हेन रिच एंड रिच फाइट्स द, यहाँ पे जो द पुअर हु डाइज, कि रिच और रिच की लड़ाई होती है तो वहाँ पुअर ही मरता है। तो हियर वी कैन सी कि ईरान और सऊदी अरेबिया ये दोनों फाइट कर रहे हैं, ये इन दोनों की लड़ाई है, इन दोनों का आपस का शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट है। इस शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट में यमन की गरीब जनता पिस रही है। यमन उस तरीके की कंट्री नहीं है इस एरिया में, जैसे अरेबियन कंट्रीज को बहुत ही रिच बोला जाता है। यमन एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है और ये बहुत गरीब लोग हैं यहाँ पे। लेकिन अब शिया और सुन्नी के कन्फ्लिक्ट में, ईरान और सऊदी अरेबिया के कन्फ्लिक्ट में यमन क्यों पिस रहा है, यमन के लोगों को क्यों मारा जा रहा है, यहाँ के सिविलियंस को क्यों मारा जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा मेजर क्वेश्चन है। एंड वाई द होल वर्ल्ड कम्युनिटी इज नॉट क्रिटिसाइजिंग दिस केस, ये क्वेश्चन ये रेज करते हैं। हालांकि वर्ल्ड मीडिया में कई बार आ रहा है, लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, बट स्टिल कंट्रीज का जो एक ऑफिशियल स्टैंड होता है, तो वो ऑफिशियल स्टैंड कंट्रीज इसमें नहीं ले रही हैं और इसके अपोज इसको खुल के नहीं कर रही हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया की जो बैकिंग है वो यूएसए कर रहा है और कोई भी कंट्री यूएसए के खिलाफ जल्दी से बोलना नहीं चाहता है। तो इसलिए इन क्राइसिस में बाकी सारी कंट्री चुप हैं, जबकि बाकी किसी और जगह पे ये होता तो हम सारी कंट्रीज फटाफट से ह्यूमन राइट्स की बात करने लग जाते हैं, बहुत चिल्लाने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यूएसए की बैकिंग सऊदी अरेबिया को मिली हुई है। इस तरीके से क्वेश्चंस रेज करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं। ये आर्टिकल यूएन के लेटेस्ट इलेक्टेड सेक्रेटरी जनरल जो है उनसे रिलेटेड है। ये हरदीप सिंह पुरी हमारे ये आईएफएस ऑफिसर हैं, फॉरेन सर्विसेज में थे और यूएन में 2009 से 13 तक इंडिया को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। तो इनका आर्टिकल है, कुछ खास आर्टिकल नहीं है, ये पूरा आर्टिकल इसी पे बेस्ड है कि उनका कैसा व्यक्तित्व है। जो एंटोनियो गुटेरेस हैं, इनका कैसा व्यक्तित्व है, ये पहले इनके साथ मैंने काम किया है और इस तरीके से काम करते हैं। तो कुछ बहुत अच्छी चीज़ें इसमें नहीं दी गई हैं, बाकी कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं। जैसे कि ये यूएन सेक्रेटरी जनरल की जो पोस्ट है, ये बहुत ही मुश्किल पोस्ट होती है। इवन मतलब जो फर्स्ट यूएन सेक्रेटरी जनरल था, नॉर्वे से था ये, और इन्होंने कहा था कि इट इज़ द मोस्ट इम्पॉसिबल जॉब ऑन द अर्थ, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है। सारी कंट्रीज जो लगभग 200 के आसपास कंट्रीज हैं, उनके अलग अलग व्यूज़ होते हैं, सबका प्रेशर होता है। जो भी क्राइसिस वर्ल्ड में चल रहे हैं वो सारे आपकी टेंशन है, आपको उनको हैंडल करना है। तो इसलिए मुश्किल जॉब है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल जॉब है, इवन वर्ल्ड की सबसे मुश्किल जॉब है, इस तरीके से इन्होंने कहा था। तो अभी जो एंटोनियो गुटेरेस बने हैं 13/15 लास्ट राउंड में, इतने जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनमें से 13 वोट इनको मिले थे। 2 जो वोट मिले थे वो भी इनके अगेंस्ट नहीं थे, नेगेटिव नहीं थे, बस वो अनडिसाइडेड थे। तो इनके सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी और ये इनको कैसे हैंडल कर सकते हैं, इस तरीके से कुछ कोई क्वेश्चन बन सकता है, जो कि चांसेज वैसे तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी फॉर्म होगा तो इस तरीके से होगा कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स जो कि इनको डील करनी है वर्ल्ड वाइड जो चल रही हैं, और उनको डील करने में इनके व्यक्तित्व का, या उनको डील करने में ये किस तरीके से उनको डील कर सकते हैं, करेंगे, इस तरीके का कोई क्वेश्चन बन सकता है। तो उसमें हम देखते हैं कि जो मिडिल एशिया के क्राइसिस हैं, जैसे कि अभी हमने देखा यमन के क्राइसिस हैं, सीरिया में चल रहा है आईएसआईएस जो है, तो इस तरीके के काफ़ी सारे क्राइसिस इनके सामने होंगे। और इन्होंने यूएनएचसीआर में ऑलरेडी काम किया है 10 साल तक। यूएनएचसीआर है यूनाइटेड नेशंस जो रिफ्यूजीज के लिए हाई कमीशन होता है, तो यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, इस पोस्ट पे इन्होंने 10 साल काम किया है। इससे पहले ये प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, पीएम रहे हैं पुर्तगाल के। तो इन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी पोस्ट पे पहले काम किया हुआ है, और जैसे यूएनएचसीआर जैसी सेंसिटिव पोस्ट पे भी इन्होंने काम किया हुआ है।
तो इनका जो एक्सपीरियंस है वो इनको इसमें काम आएगा। इनके जो थॉट्स हैं कि वुमन इक्वालिटी एंड चिल्ड्रंस प्रोटेक्शन, इस तरीके के इनके जो थॉट्स हैं वो इनकी ड्यूटीज को परफॉर्म करने के इनके काम आएंगी। इस तरीके की बातें इन्होंने की है। बाकी इन्होंने अपना कुछ इनके साथ क्या काम किया है, किस तरीके का इनका व्यक्तित्व है, वो सारी चीजें बताई है, तो वो सब हमारे काम की नहीं। तो अभी हम नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। ये आर्टिकल केरोसिन पे जो डीबीटी की बात की जा रही है उस पे बेस्ड है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर केरोसिन। तो अभी एलपीजी में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को गवर्नमेंट ने सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया है। तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है केरोसिन पे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का है। तो इसमें इन्होंने कहा है कि केरोसिन में डाइवर्जन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि केरोसिन पे जो टैक्सेज हैं स्टेट के और सेंटर का सेंट्रल एक्साइज होता है, स्टेट के टैक्सेज इस पे लगते हैं। तो ये दोनों टैक्सेज डीजल पे होने की वजह से डीजल की प्राइसेज आर फार मोर देन केरोसिन। तो ये इसीलिए केरोसिन लीक जो होता है, लीकेज की प्रॉब्लम है डाइवर्जन की वजह से। लीकेज की वजह से ये जो केरोसिन है रियल जो इसके बेनिफिशियरीज होने चाहिए उन तक नहीं पहुंच पाता है। बीपीएल जो हाउस होल्ड्स हैं जिनमें कि इसकी जरूरत खाना पकाने के लिए, कुकिंग और लाइट, जो बिजली वहां पे नहीं आता है तो लाइट के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का पर्पज फुलफिल करता है ये। तो इन दोनों कामों के लिए केरोसिन को यूज में लिया जाता है, जबकि बीपीएल फैमिलीज तक ना पहुंच के ये डीजल में मिक्स करने के लिए केरोसिन को लीकेज होता है, केरोसिन का लीक। ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो कुकिंग पर्पज के लिए यूज में लिया जाता है ये ज्यादातर अर्बन एरियाज में यूज में लिया जाता है, और उजाले के लिए यूज में लिया जाता है तो रूरल एरियाज में 1% के आसपास ही लोग केरोसिन का एज अ कुकिंग फ्यूल यूज में लेते हैं। अर्बन एरियाज में कुकिंग और इलेक्ट्रिसिटी दोनों पर्पज के लिए, मतलब उजाले के लिए, दोनों पर्पज के लिए इसे यूज में लेते हैं। तो नेक्स्ट ये कहते हैं कि हम जो डीबीटी इसमें देना चाह रहे हैं, तो डीबीटी में इसकी कई समस्याएं आएंगी। समस्याएं क्या क्या हैं कि पहली समस्या तो ये है, पहला हर्डल ये है कि इसका जो डाटाबेस है ये कंपेयर करते हैं एलपीजी से, कि एलपीजी में जो डाटाबेस था वो ऑयल कंपनीज के पास था। मेजर 3 ऑयल कंपनीज हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ऑयल रिसोर्सेज के अंडर काम करती हैं। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हमारी है, उसके अंडर काम करती हैं। तो इन 3 ऑयल कंपनीज के पास डिजिटल डाटाबेस था एक, उस डाटाबेस के थ्रू इजीली हमने एलपीजी में सब्सिडी को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में बदल दिया। लेकिन केरोसिन का जो डाटाबेस है ये होता है पीडीएस के पास, तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जो स्टेट्स के अंडर आता है। तो स्टेट्स के पास इसका डाटा है, वो भी डिजिटाइज्ड डाटा नहीं है। तो डिजिटाइज्ड डाटा नहीं होने की वजह से इसका जो हम डीबीटी इसमें लाना चाह रहे हैं वो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। इस तरीके की बात कर रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं कि हम पीडीएस को ईपीडीएस में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल दैट विल टेक टाइम। एंड इफ दैट विल टेक टाइम, तो फिर जो केरोसिन में पीडीएस हम डीबीटी हम लाने की कोशिश कर रहे हैं वो भी काफी मुश्किल होगा उसे इम्प्लीमेंट करना। नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि सेकंड हर्डल क्या है। तो सेकंड हर्डल ये बोलते हैं कि पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये सेकंड हर्डल है इसका। तो स्टेट्स डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट बनाते हैं, सेंटर केरोसिन के लिए सब्सिडी देता है, पैसा देता है, केरोसिन प्रोवाइड करवाता है। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि ये स्टेट्स के लिए और सेंटर दोनों के लिए ये पॉलिटिकल गेन का टूल है। तो स्टेट्स अपनी लिस्ट बनाता है, स्टेट्स किस किस को देना चाहता है, तो उस तरीके से वो अपना पॉलिटिकल गेन करता है। इसमें स्टेट्स खुद डिटरमाइन करते हैं कि कौन किसको सब्सिडी मिलेगी और किस एक्सटेंट तक सब्सिडी मिलेगी, कि क्वांटम क्या होगा सब्सिडी का और किसको मिलेगी। इस तरीके की दोनों चीजें स्टेट्स डिसाइड करते हैं, और इसको वो वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए भी यूज में लेते हैं। तो ये जो सेकंड हर्डल है ये भी एक बहुत मुश्किल
सामने खड़ी करेगा। लेकिन इसमें ये आगे बोलते हैं कि ठीक है, ये मुश्किल ज़रूर है, लेकिन ये गुड न्यूज़ ये है कि स्टेट्स खुद भी इसे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। नेक्स्ट फिर ये बात करते हैं कि जो डाइवर्जन का इश्यू है, वो डाइवर्जन का इश्यू क्यों है? तो अभी हमने ये एक्सप्लेन किया कि डाइवर्जन का इश्यू ये है कि डीजल पे स्टेट के टैक्सेज होते हैं और सेंटर का भी, सेंट्रल जो एक्साइज टैक्स है वो होता है, तो इसलिए वो उसकी रेट्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं। फिर कि डीजल को, यदि डीजल में मिक्सिंग को यदि ख़त्म करना है तो केरोसिन के प्राइजेस जो हैं, केरोसिन पे भी टैक्सेज आपको ख़त्म करने पड़ेंगे। तो ये टैक्सेज केरोसिन पे केरोसिन पे जो टैक्सेज नहीं लिए जाते हैं वो आपको केरोसिन पे भी टैक्सेज लगाने पड़ेंगे और डीजल के इक्वलेंट ही उसकी रेट होंगी, तभी जाके डाइवर्जन और मिक्सिंग ख़त्म होगा। तो अब ये कह रहे हैं कि आपने जो डीबीटी कर दिया, ओके, डीबीटी कर देने के बाद भी जैसे अर्बन एरियाज में हमने कहा कि कुकिंग और इलेक्ट्रिसिटी का अल्टरनेट की तरीके से उजाले के रूप में इसे यूज में लिया जाता है। तो केरोसिन तो अब उन्हें आगे भी चाहिए होगा, क्योंकि उनके पास एलपीजी तो पहुंच नहीं गया है, या फिर सोलर लाइट उनके पास, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की अल्टरनेट कोई भी व्यवस्था उनके पास नहीं है। तो दे विल यूज केरोसिन जब तक कि उनके पास ये तीनों चीज नहीं पहुंच जाती हैं। इलेक्ट्रिसिटी और एलपीजी का उनके पास इंतजाम नहीं होता है, तो वो केरोसिन यूज में लेते रहेंगे। और वो मार्केट से खरीदा हुआ केरोसिन भी, मतलब जो केरोसिन हम कह रहे हैं कि इस पे सेंट्रल एक्साइज और स्टेट के टैक्सेस नहीं है, तो वो करीब करीब 18 से 32 रुपए के बीच पर लीटर सस्ता पड़ता है डीजल से। तो उसका डाइवर्जन फिर भी नहीं रुकेगा, क्योंकि डीजल से जब सस्ता है तो केरोसिन को उसमें फिर भी मिक्स किया जाता रहेगा। तो अब इस मिक्सिंग से, इस बाद की चीज से और ज्यादा समस्या हो जाएगी लोगों को कि उनको अब फ्यूल कुकिंग के लिए और उजाले के लिए मिलना और मुश्किल हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट बेनिफिट कर ट्रांसफर करके एक चीज तो कर रहे हैं, लेकिन हमें उस दूसरी चीज का भी इंतजाम करना जरूरी है। इस तरह की बात इन्होंने की है। तो उसके लिए हम क्या इंतजाम कर सकते हैं? फर्स्ट तो कि सोलर लाइट जो है उसकी व्यवस्था की जा सकती है। दूसरा, एलपीजी का पेनिट्रेशन हम बढ़ाएं, कि आजकल केरोसिन से खाना बनाने में कोई नहीं चाहता कि केरोसिन से खाना बनाया जाए। और मतलब इन्होंने एक डाटा दिया है कि 78% ऑफ रूरल हाउस होल्ड्स, जो 6 मेजर स्टेट्स में इन्होंने सर्वे किया है, तो ये सोलर बेस्ड लाइटनिंग सॉल्यूशन चाहते हैं कि सोलर बेस्ड हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हो। और केरोसिन पे जो सब्सिडी घटा रहे हैं, सब्सिडी खत्म कर रहे हैं, डीबीटी हो, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो क्योंकि जो रूरल एरियाज में हमने बात की थी अभी कि इलेक्ट्रिसिटी का जो पर्पज है, उजाले के लिए वो लोग केरोसिन को ज़्यादा यूज में लेते हैं। खाना पकाने के लिए तो वहाँ पे लकड़ी वगैरह का भी इस्तेमाल कर लिया जाता है, या फिर जो गोबर के उपले वगैरह बनाकर भी खाना बनाया जाता है। तो द बेसिक पर्पज इज दिस कि ये जो अल्टरनेट कुकिंग के सिस्टम है, कुकिंग के लिए फ्यूल यूज में ले जाते हैं, लकड़ी या गोबर, इसको भी खत्म करना है। और केरोसिन जो लाइटनिंग के लिए यूज में ले जाता है, इसको भी खत्म करना है। तो उसके लिए हमें आगे काम करना चाहिए, और जो टैक्सेज हैं उसको खत्म करके हम ये काम कर सकते हैं कि अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ कुकिंग एंड लाइटनिंग हम प्रोवाइड करवाएं, और केरोसिन पे हम टैक्सेज खत्म कर दें, तब डाइवर्जन केरोसिन का रुक पाएगा। इस तरीके का इन्होंने आगे पूरी बात अपनी कंप्लीट की है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं। ये आर्टिकल गोवा में जो ब्रिक्स की मीट होने वाली है उससे रिलेटेड है। तो उसमें क्या हम कर सकते हैं, क्या हमारा वे फॉरवर्ड होना चाहिए, किसके साथ हमारी कैसी टाइज होनी चाहिए, उससे रिलेटेड आर्टिकल है। तो ये कहते हैं कि कुछ चीज़ें हम इसमें से ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कि जैसे इसमें बिम्स्टेक को लाया गया है उसकी जगह। अभी तक हम इसमें सार्क को बुलाते थे, और इसमें बिम्स्टेक को लाया गया, तो उसके पीछे क्या हमारी पॉलिसी है। तो बिम्स्टेक ये सार्क और आसियान के बीच एक जॉइंट आप मान सकते हो, ब्रिज मान सकते हो। तो सार्क में क्योंकि प्रॉब्लम्स हो गई थी, सार्क में अभी पाकिस्तान का जो अटैक हुआ है उसकी वजह से पाकिस्तान को, ये जो एक अलग आर्टिकल है, पाकिस्तान के आइसोलेशन के लिए सार्क को ब्रिक्स से छोड़ दिया गया, ब्रिक्स में नहीं न्योता दिया गया है। तो अब बिम्स्टेक के क्या फायदे होंगे इसमें बुलाने के, बिम्स्टेक में किस तरीके से बिम्स्टेक को हम यूज में ले सकते हैं, वो सारा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।
फिर आगे नेक्स्ट कहते हैं कि साउथ साउथ कॉपरेशन जो है उसके लिए हमें इब्सा इब्सा एक और अलग ग्रुप है जिसमें इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। तो बिम्स्टेक और इब्सा ये दोनों एक ही तरह के ग्रुप हैं। ये भी साउथ साउथ कॉपरेशन, ये भी साउथ साउथ कॉपरेशन। इनफैक्ट ये तो हमारा रीजनल कॉपरेशन है, मतलब जो साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया इनसे मिलके ये बनता है बिम्स्टेक। तो ये दोनों साउथ की कंट्रीज हैं, ये जो है साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया दोनों में ही साउथ की कंट्रीज है। इधर इब्सा में 3 कॉन्टिनेंट्स, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, तीनों की जो बड़ी-बड़ी डेमोक्रेसीज हैं, लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज हैं, ये 3 कंट्रीज 3 कॉन्टिनेंट्स के साउथ साउथ कॉपरेशन को दिखाता है। तो नाउ बिम्स्टेक और इब्सा इन दोनों के पोटेंशियल को यूटिलाइज करना चाहिए हमें इस ब्रिक्स समिट के थ्रू। इस तरीके का ये कहते हैं। नेक्स्ट ये कहते हैं कि जो हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री जी हैं, इनकी जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है और एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, ये दोनों जैसे बिम्स्टेक को बुलाया तो मीन्स कि बिम्स्टेक नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को भी कंप्लीट करेगा, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए भी काम करेगा। तो इसमें फिर हमें आगे क्या करना चाहिए, इस तरीके की इन्होंने बातें की है। तो ये कह रहे हैं कि अमेरिकन जो इन्फ्लुएंस है उसमें अभी इंडिया और अमेरिका की टाइज काफ़ी ज़्यादा बेटर हैं और अमेरिकन इन्फ्लुएंस इंडिया पे काफ़ी ज़्यादा है। तो चाइना और रसिया से फिर अपने आप ही दूरी बननी स्टार्ट हो जाएगी। और रसिया का भी पाकिस्तान से भी एंगेजमेंट हुआ है, कल ही हमने पढ़ा था। तो रशिया पाकिस्तान एंगेजमेंट इटसेल्फ शोज कि इंडिया अमेरिका का जो एक एंगेजमेंट हुआ है उसका रिपरकशन है ये। रशिया हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड हुआ करता था। रशिया ने हमारा साथ जो दोनों वार हुए हैं उनमें दिया है, चाइना जो वॉर हुआ उसमें दिया है। तो रशिया ने हमारा काफ़ी साथ दिया है। रशिया से हम मैक्सिमम जो हमारे हथियार खरीदते थे रशिया से ही खरीदते थे। तो अभी रशिया के साथ हमारी टाइज थोड़ी स्लो मोड में है, अमेरिका के साथ हमारी टाइज बढ़ती जा रही है। तो इस प्लेटफॉर्म को हमें रशिया के साथ टाइज को दोबारा टाइटन करने के लिए भी यूज में लेना चाहिए। तो इस तरीके से आर्टिकल क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, इस टाइप का है। अभी जब मीटिंग हो जाएगी तो इस मीटिंग के बाद जो भी जॉइंट स्टेटमेंट्स निकल के आएंगे उनसे जो क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं उनमें ये हेल्पफुल हो सकता है। यदि उनसे जो क्वेश्चंस यूपीएससी में आते हैं तो उसमें उनके जो पॉजिटिव नेगेटिव हम दोनों लिखते हैं, फिर हम उसको बैलेंस करके एक आंसर लिखना चाहते हैं। तो जो भी स्टेटमेंट्स आएंगे, जो भी आउटपुट्स इसके निकल के आएंगे, वो प्लस जो इन्होंने दिया है कि क्या होना चाहिए, इस तरीके की चीज़ों को मिला के हम आंसर प्रिपेयर करेंगे। तो अभी मीटिंग हो जाने दीजिए, उसके बाद जो स्टेटमेंट्स आएंगे उनके हिसाब से हम आगे और डिस्कस करेंगे चीज़ों को। तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर अस। अब नाउ नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल अगेन ये रिलेटेड है, जो नोबेल प्राइज इस बार का इकोनॉमी का दिया गया है, तो कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पे बेस्ड है। तो ये होता है कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का जो रिलेशन है, तो उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि ये लीगल बाइंडिंग होती है। कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीगल टर्म जिसमें कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जिसपे कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों साइन करते हैं और इनके अपने अपने बेनिफिट्स देख के ये लोग ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो कि बाद में लीगली बाइंडिंग होता है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के बीच के रिलेशंस को डिफाइन करता है और इनके एक दूसरे से होने वाले फायदे को डिफाइन करता है। तो इंडिया में इसका हम देखें तो 7th पे कमीशन की मैंने पहले बात की थी। तो एडमिनिस्ट्रेशन में हम देखें कि ब्यूरोक्रेसी जो है उसको गवर्नमेंट के साथ ब्यूरोक्रेसी का कॉन्ट्रैक्ट होता है। गवर्नमेंट इज एम्प्लॉयर फॉर ब्यूरोक्रेट्स एंड व्हेन वी टॉक अबाउट जो मजदूर क्लास है उसकी हम बात करते हैं तो मैनेजमेंट में ब्यूरोक्रेट्स आते हैं। तो मैनेजमेंट और मजदूर में यहाँ ये एम्प्लॉयर हो जाते हैं और ये एम्प्लॉय हो जाते हैं। तो इस तरीके से एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशन दोनों जगह है। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को किस तरीके से खुश रख पा रहा है
और एम्प्लॉई एम्प्लॉयर को कितना प्रोडक्शन दे पा रहा है, कितना काम ठीक से कर पा रहा है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इसका बेसिस परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए, इस तरह की बात इस कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में की गई है। तो कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पे बेस्ड ही 7th पे कमीशन में जो हमारी ACR होती है, अभी इसको एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती थी, तो इसको भी परफॉर्मेंस रिपोर्ट बोला जाता है, एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट, क्योंकि ये अभी दिखाई जाने लगी है। पहले सीनियर्स आपकी रिपोर्ट लिख देते थे और आपको पता भी नहीं लगता था, आपको दिखाई नहीं जाती थी। तो ये जो APR है, APR पे बेस्ड आपके प्रमोशंस होंगे, APR पे बेस्ड आपका जो एनुअल इंक्रीमेंट लगता है वो होगा, दैट इज सेट इन 7th पे कमीशन। तो 7th पे कमीशन इज ऑलरेडी यूजिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है कि परफॉर्मेंस बेस्ड जो वेजेज हैं जो मैंने डिसाइड किए 7th पे ने, या इंक्रीमेंट्स हैं, या आपके प्रमोशंस हैं, वो जैसे कि एक बेसिक डिबेट होती है कि जो ब्यूरोक्रेसी को, एडमिनिस्ट्रेटर्स को कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू उनको स्टेबिलिटी दी गई है, तो इस पे एक डिबेट है। पवेड में ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है और पवेड का कुछ पार्ट हमारे सिलेबस में भी है। तो इस तरीके की एक डिबेट है कि जो स्टेबिलिटी वर्सेज ये जो अपना परफॉर्मेंस है, ये दोनों पे बेस्ड ये डिबेट है कि स्टेबिलिटी आप प्रोवाइड करवा देते हो तो परफॉर्मेंस या तो हिंडर होती है या परफॉर्मेंस बढ़ती है, घटती है या बढ़ती है, इस तरीके की डिबेट है कि स्टेबिलिटी मिल जाने से लोगों को डर नहीं रहता। एक साइड की डिबेट का पॉइंट्स ये हैं कि लोगों को डर नहीं रहता, फिक्स वेतन मिलना है, कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता, इतने ज़्यादा उसको पावर्स दी गई हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल उसको बैकअप दिया गया है, तो स्टेबिलिटी मिलने से परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, ऐसा एक तरफ के आर्ग्यूमेंट्स का कहना है। दूसरा कि स्टेबिलिटी नहीं हो और परफॉर्मेंस बेस्ड हो, तो ये डर रहता है कि मुझे कब नौकरी से निकाल दिया जाएगा, मेरी जॉब चली जाएगी। तो इसलिए इनोवेटिव काम कोई भी जो ब्यूरोक्रेट है वो नहीं कर पाता है, तो इनोवेशन के अभाव में हमारा एडमिनिस्ट्रेशन डाउनग्रेड होता है। इस तरीके का दूसरी तरफ से आर्ग्यूमेंट्स किए जाते हैं। तो हो सकता है इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप इस चीज पे कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को यूज में लेके और इसका आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन मेंटल इलनेस से रिलेटेड है। हेल्थ पॉलिसी ये लास्ट ईयर आई थी, लेकिन इस पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो इस मेंटल हेल्थ पॉलिसी पे एक मैं अलग से वीडियो बना देता हूँ आज ही, और उसमें हम इस आर्टिकल को भी डिस्कस कर लेंगे और पूरी मेंटल हेल्थ पॉलिसी को डिस्कस कर लेंगे। शाम तक आप वेट कीजिए, मैं इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ पॉलिसी। जैसे कि आजकल यूपीएससी का ट्रेंड देखा जा रहा है कि यूपीएससी लास्ट 2 to 3 ईयर्स तक के क्वेश्चंस कवर कर लेती है। जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, 2012 का या 13 का, मैं ईयर भूल, 2013 या 14 में, मैं ईयर भूल चुका हूँ। तो ये क्वेश्चन था कि इंडिया के पड़ोस में ये जो सोमालिया यहाँ पे है, यहाँ इंडिया है, तो यहाँ पे जो कैरेबियन पायरेट्स ऑफ कैरेबियन, मान लो पायरेट्स थे, ये पायरेट्स यहाँ पे लूटमार करते थे, पहले सोमालिया के पास था और इट वाज शिफ्टिंग टुवर्ड्स इंडिया, ऐसे करके क्वेश्चन आया था। तो ये क्वेश्चन द हिंदू में एज इट इज आर्टिकल आया था, और लेकिन वो 2 साल पहले आया था, 2 ईयर्स एगो। जो 2013 में पूछा गया तो 2011 का आर्टिकल या ऐसे था। तो इस तरीके से यूपीएससी आजकल ऐसे क्वेश्चंस भी पूछने लगी है। लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन आया था, सॉरी लास्ट ईयर का इसी ईयर मतलब 2015 में भी एक क्वेश्चन था, जो एक पुराना केस था शेयर मार्केट का, उससे रिलेटेड था। तो वो कुछ उसको बेल वगैरह मिली थी या फिर उसको सजा खत्म हो गई थी, जिसकी वजह से वो केस हुआ था। तो ऐसा क्वेश्चन था, लेकिन वो पुराना 2-3 साल पुराना केस था। तीसरा जो इस बार पूछा गया था क्वेश्चन कि अपनी साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी है, 2012 की पॉलिसी थी, उससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरीके से यूपीएससी आजकल सिर्फ करंट का जो है वो नहीं पूछ के, और पिछले 2-3 साल तक की चीजें भी पूछने लगी है। तो इसलिए मेंटल हेल्थ पॉलिसी जो लास्ट ईयर आई है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसको डिस्कस कर लूंगा पूरे तरीके से, मैं आपको एक ही वीडियो में समझा दूंगा। फिर नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल ये रिलेटेड है सोलर सेल्स का कैथोड जो है वो कैथोड ह्यूमन एयर से प्रोड्यूस किया गया है। तो हमारे सिलेबस में इंडियंस का कंट्रीब्यूशन
इंडियन साइंटिस्ट्स हैं या फिर ओल्ड लीडर्स हैं, उनका कंट्रीब्यूशन और उनके जो इनोवेशंस हैं, उनके आविष्कार खोज जो हैं, वो हमारे सिलेबस में है। तो इसलिए भी कह सकते हैं कि ये बाय चांस पूछा जा सकता है, ऐसे बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं हैं, फिर भी हो सकता है पूछा जाए। तो ये सोलर सेल्स के यूज में आने वाले कैथोड्स को हमने बनाया है बायो वेस्ट से। तो इस आर्टिकल को हम देख लेते हैं। IISER कोलकाता, IISER कोलकाता में ये ह्यूमन एयर से ये कैथोड्स बनाए गए हैं जो कि सोलर सेल में यूज में आएंगे। ये कैथोड्स बेसिकली मेटल फ्री कैथोड्स हैं। अभी तक जैसे यूज में लिए जाते थे कि मेटलिक कैथोड्स यूज में लिए जाते थे, जिनमें कि प्लेटिनम मेटल ये यूज में लिया जाता था। लेकिन उसके बाद जो यूज में अभी बन रहे हैं, नॉन मेटेलिक बन रहे हैं, मेटल फ्री बन रहे हैं। तो मेटल नॉन आई मीन टू से कि मेटल फ्री जो बने हैं कैथोड्स, उनकी एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी कि अभी ये भी मेटल फ्री है, लेकिन ये ग्रेफाइट पोरस कार्बन कैथोड है। तो ग्रेफाइट पोरस कार्बन कैथोड ऑल्सो अ नॉन मेटलिक कैथोड टू बी यूज्ड इन सोलर सेल्स। लेकिन इनकी एफिशिएंसी जो पहले नॉन मेटलिक कैथोड्स बनाए गए थे उनसे ज़्यादा है, और ये चीपर भी है उनसे। तो इस तरीके से ये काफ़ी यूजफुल हो सकता है, क्योंकि हमारा जो मिशन है, नेशनल सोलर मिशन है, हम जो 1 लाख मेगावाट से भी ज़्यादा की हम जैसे 1.75 गीगावाट की हम बात कर रहे हैं कि हम ये इतनी इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल रिसोर्सेज से बनाएंगे। तो उसमें सोलर एनर्जी में ये हमें यूज में आ सकते हैं। अभी सोलर एनर्जी काफ़ी महंगी पड़ती है, 1 मेगावाट का प्लांट लगाने के लिए ही करोड़ों खर्च होते हैं। तो इसलिए ये एनर्जी काफ़ी यूजफुल हो सकती है सोशल चेंजेज में। हमारे जो एनर्जी की एफिशिएंसी बढ़ाने में, एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरी करने में, पेरिस एग्रीमेंट जो हम करके आए हैं, तो ग्रीन एनर्जी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, क्लाइमेट के लिए हम जो रिस्पॉन्सिबल है उसमें। तो इस तरीके से ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एक टेक्नोलॉजी है, और दैट इज टू डिस्कवर्ड बाय इंडियंस, सो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। आई डोंट नो क्वेश्चन पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यदि नहीं भी पूछा जाता है और कहीं कोई क्वेश्चन और रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कुछ पूछा जाता है, तो आप फोर्डर पॉइंट्स में तो एटलीस्ट इसे यूज में ले ही सकते हैं कि इंडियंस ने क्या किया है और किस तरीके से ये आगे यूज में आ सकता है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं। ये आर्टिकल हमारा जो ड्राफ्ट वाटर बिल है, इस पे रिलेटेड है, इस पे बेस्ड है। तो जो बेसिन लेवल मैनेजमेंट है, ये होता है बेसिन होता है रिवर बेसिन, रिवर का जो एरिया है दैट इज रिवर बेसिन, यहाँ से लेके यहाँ तक का, और ऐसे जो है रिवर बेसिन है जहाँ से कलेक्ट करती है और जहाँ विड्रॉ करती है। तो बेसिन एरिया जो है उसका मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट काम है रिवर्स को कंटिन्यूसली फ्लोइंग बनाए रखने के लिए और ऑप्टिमम एंड सस्टेनेबल यूज उनका करने के लिए रिवर बेसिन्स का मैनेजमेंट, बेसिन मैनेजमेंट इज एन इम्पोर्टेंट वर्क। तो ये ड्राफ्ट वाटर बिल जो है ये और नेशनल वाटर पॉलिसी, ये दोनों 2012 की पॉलिसी है। ये भी आज ही मैं शाम को ये तीनों सारी चीज़ें इकट्ठी करके, तो एक वीडियो मेरे पे अभी पेंडिंग हो गया पिछला, ये हुआ हमारा अभी हमने देखा नेशनल जो मेंटल हेल्थ पॉलिसी है वो, और वाटर पॉलिसी जो है ये, और ड्राफ्ट वाटर बिल, ये 3 के लिए मैं 2 वीडियो शाम तक आज शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरे पे पेंडिंग है, बाकी कोई आप कमेंट कर सकते हैं जो भी और चीज़ें आपको चाहिए उनके लिए। नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं। तो ये आर्टिकल सब आगे जो हैं ये बस फोल्डर पॉइंट की तरह आप यूज में ले सकते हो कि यमुना में अभी कल जो आइडल्स बहाए गए हैं, तो ये रिवर को गंदा कर रहे हैं। हम रिवर को साफ करने के लिए कई योजनाएं चलाते हैं, जैसे गंगा क्लीन मिशन, नमामि गंगे हम चला रहे हैं, और एक तरफ हम इतना कचरा उसमें डाल दे रहे हैं कि कई दिन उसकी सफाई में लग जाएंगे, और सफाई करने के बावजूद भी उसमें नीचे तो कचरा रह ही जाएगा, तो उसका जो बेड है वो फुल हो जाएगा, वो भर जाएगा, तो फिर आगे दिक्कत होती है। तो इस तरीके से चीज़ें हैं।
तो इनको फोल्डर पॉइंट्स की तरह आप यूज में ले सकते हो। नेक्स्ट हम कई दिन से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक और आप ये एग्जांपल यूज में ले सकते हो डायरेक्ट कि गुड़गांव में जो वेस्ट को जला दिया जाता है, सॉलिड वेस्ट को, तो उससे पोल्यूशन हो रहा है। और पोल्यूशन से रिलेटेड जो एयर पोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्टली पिछली बार आ चुका है, इसलिए मैं एयर पोल्यूशन पे कंसंट्रेट नहीं कर रहा हूँ इस बार। लास्ट ईयर पूछा गया था कि दिल्ली इज हैविंग far air pollution than other metropolitan cities like Mumbai, Chennai, Kolkata, etc. And why is it so? उसके क्या क्या रीजन्स हैं, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था। तो उसमें एक तो ये था कि दिल्ली में जो व्हीकल्स हैं बाकी सबसे बहुत ज़्यादा है। इवन ये है कि यहाँ से क्रॉस होने वाले और यहाँ के टोटल व्हीकल्स तो बाकी चारों जो हमारी सिटीज़ है, बाकी तीनों मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इन तीनों के टोटल से भी ज़्यादा नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं। एक ये था रीजन। उसके बाद रीजन था कि हरियाणा, यूपी वगैरह में जला दिया जाता है खेतों में खड़ी फसल को, तो वो रीजन था। तो इस तरीके से और बहुत सारे रीजन आप इसमें लिख सकते हो। तो इस तरीके से जैसे सॉलिड वेस्ट को जलाने वाला भी रीजन है। तो लास्ट ईयर ये क्वेश्चन एयर पोल्यूशन का पूछा जा चुका है, तो इस बार सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हमारे सिलेबस में है। इस पे काफ़ी सारे आर्टिकल्स डेली आ रहे हैं या न्यूज़ आ रही है, तो हम इसको पढ़ लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं काफ़ी कुछ इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसको आप अपनी निगाह में रखिए। तो फोल्डर पॉइंट के लिए ये दोनों आर्टिकल्स आप यूज में ले सकते हो। नेक्स्ट है कि पालघर में माल न्यूट्रिशन से डेथ जो हुई हैं उनका कि 47 डेथ हुई है, 4 नहीं हुई। तो ये हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें एज ए फोल्डर पॉइंट आप यूज में ले सकते हैं। कोई भी एग्जाम्पल आप यदि देते हो तो वो आपको करंट बेस्ड एग्जाम्पल, और उसमें आप डाटा जो है 47 लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन आप ये बताएं कि पालघर का जो अभी माल न्यूट्रिशन से इतनी डेथ हो गई वहां पे, लगभग 50-100 जो भी है, तो आप 47 हुई है तो 40 से 50 के बीच भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन माल न्यूट्रिशन पे कोई क्वेश्चन आता है और उसमें आप इस तरीके से आप एग्जाम्पल डालते हो कि पालघर में हाल ही में ये हुआ है, तो ये आपके आंसर में एक वैल्यू एडिशन करता है और वो आपके मार्क्स को बूम करवाएगा। तो इस तरीके से आप इनको यूज में ले सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो ये दीपा करमारकर को जो BMW दी गई है, उस BMW को ये वापस करना चाहती हैं, उसके बदले में कैश लेना चाहती हैं। हम अभी 2-3 दिन पहले 2-3 बार हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि गेम्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है। रीजन फर्स्ट जो हमारा लोढ़ा पैनल हमने देखा था कि क्रिकेट वर्सेज अदर गेम्स, या तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है या बन सकता है ओवरऑल कि व्हाई इंडिया इज नॉट गुड इन गेम्स, व्हाई इंडिया इज नॉट परफॉर्मिंग वेल इन ओलंपिक्स। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। तो इसके लिए क्रिकेट वर्सेज अदर गेम्स देखोगे तो आप उसमें लोढ़ा पैनल लेके चलोगे, या सिर्फ ऑल ओवर द गेम्स देखा जाए कि बुरी हालत क्यों है तो उसके लिए आप देखोगे। तो ऐसे एग्जाम्पल्स आप उसमें डालोगे कि बाकी जो गेम्स हैं, सारे गेम्स हमारे यहाँ पे, उनमें इवन लोगों को खाने तक के लाले पड़ जाते हैं। लोगों को जो अच्छा खेल रहे हैं, जो ओलंपिक्स में मेडल लेके आए, परफॉर्म करके आए, उनको भी कई बार अपने यहाँ पे ऐसे केसेस बहुत बार होते हैं कि ओलंपिक मेडल्स बेचकर, रिक्शा चलाकर, इस तरीके से अपनी फैमिली का पालन पोषण करना पड़ता है। तो इसलिए गेम्स की हालत बहुत खराब है। इंडिया में परफॉर्मर्स को बाद में पैसा दे दिया जाता है, लेकिन इंडिया में गेम्स के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, और हमारी जो एसोसिएशंस हैं उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। जैसे कि मैरी कॉम मूवी में दिखाया गया था, प्रियंका चोपड़ा अपनी एसोसिएशन के लोगों से लड़ लेती है तो उनको कैसे बाहर कर दिया जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो इसलिए गेम्स की हालत खराब है। तो इन सारे जो न्यूज़ हैं उनको आप फोल्डर पॉइंट में यूज में ले सकते हैं फॉर एग्जाम्पल्स। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं। आज के लिए इतने ही आर्टिकल्स हैं, बाकी कुछ और इम्पोर्टेंट यदि मिलेगा तो हम देख लेंगे। और एक दो चीज़ें मुझे आपको बतानी थी कि जैसे कई लोगों ने मुझे क्वेश्चन किए हैं कि सर वाई इट इज़ टू लॉन्ग, आप इतने ज़्यादा आर्टिकल्स क्यों डिस्कस कर रहे हो। तो उसके पीछे मेरा जो विजन है वो ये है कि मैं एक होलिस्टिक अप्रोच लेके और सभी चीज़ों को डिस्कस करते हुए चलना चाहता हूँ। क्योंकि जैसे मैंने एक वीडियो डाला है कि वाई द हिंदू हाउ द हिंदू, उसमें GS1 का मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है कि किस तरीके से न्यूज़पेपर से 13, 14, 15 तीनों ईयर्स में क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। और इवन 13 के पेपर में देखा जाए तो लगभग 12 आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस डायरेक्ट न्यूज़पेपर से मिल जाएंगे।
आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस न्यूज़पेपर से आ रहे हैं, सोशियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस न्यूज़पेपर से आ रहे हैं, हिस्ट्री इवन वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चंस न्यूज़पेपर से कवर हो रहे हैं, और प्लस ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन जैसे फाइलिन के बाद नामकरण कैसे किया जाता है इनका, वो कहीं भी बुक्स में आपको नहीं मिलता है। तो इसलिए मैं मैक्सिमम चीज़ें कवर करना चाहता हूँ कि कोई भी पॉइंट, कोई भी आर्टिकल, कोई भी न्यूज़ हमारे जो सिलेबस से रिलेटेड है, जिन पे क्वेश्चन बन सकते हैं या जो फोल्डर पॉइंट्स की तरह आपके यूज में आ सकते हैं, वो सारे आर्टिकल्स मैं डिस्कस करता हूँ। और नेक्स्ट थिंग कि कुछ लोग मेरे को ये बोल रहे हैं कि आप सिर्फ हिंदू क्यों डिस्कस करते हैं, बाकी चीज़ें भी आप डिस्कस करो। तो मैंने पर्सनली ये देखा है कि मैंने और मेरी वाइफ दोनों ने द हिंदू से ही पढ़ाई की है। द हिंदू से ही हम जब 2 सिलेक्शन हम ले सकते हैं, तो आप भी सिलेक्शन ले सकते हो उससे। तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा ना भागकर एक न्यूज़पेपर ही पूरा कंप्लीट करो। वो ज़्यादा ज़रूरी है कि 50 न्यूज़पेपर आप पढ़ो, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है। उस लिमिटेड टाइम में आप क्या-क्या कर सकते हो, ये आपकी प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है, आप प्रायोरिटी से क्या-क्या करना चाहते हो। तो न्यूज़पेपर को मैं ऑलमोस्ट पूरा कवर करने की कोशिश करूँगा, इतना कवर करने की कोशिश करूँगा कि आपको उसको दोबारा हाथ लगाने की ज़रूरत ना पड़े। एंड नेक्स्ट थिंग कि मैं इस टाइप से कवर करूँगा कि ऑल द 4 पेपर्स वी विल डिस्कस थ्रू न्यूज़पेपर, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पेपर में तो डायरेक्ट न्यूज़पेपर से क्वेश्चंस आते ही हैं। फोर्थ पेपर के लिए भी जैसे हमने कल वो आर्टिकल एथिकल आर्टिकल था, तो उसमें हमने कई टर्म्स भी डिस्कस की थी, जैसे कि क्राइसिस ऑफ कंसाइंस हो गया, या ऐसी कोई और टर्म्स आती हैं तो वो मैं डिस्कस करता चलूंगा। और एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल्स भी हम डिस्कस करते रहेंगे, न्यूज हम डिस्कस करते रहेंगे, जो एथिक्स के पेपर में आप यूज में ले सकते हो। तो ऑल 3 पेपर्स जिनमें कि न्यूज़पेपर से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, उनके क्वेश्चंस प्लस फोर्थ पेपर, इनके क्वेश्चंस पे बेस्ड एक हॉलिस्टिक अप्रोच में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको कहीं भागने की जरूरत ना पड़े और यहीं से आपका सारा काम हो जाए, और कम से कम 50-60% तक क्वेश्चंस हम या तो डायरेक्ट न्यूज़पेपर के थ्रू या इम्पोर्टेंट जो कुछ टॉपिक्स मुझे लगेंगे उनके थ्रू हम कवर कर पाएँ। तो इसलिए मैं ज़्यादा थोड़ा न्यूज़पेपर पे फोकस करता हूँ। ये मेरा विज़न है, बाकी फिर आप लोग अपने हिसाब से भी देख सकते हैं कि आपको किस तरीके से क्या करना है, आपकी क्या स्ट्रैटेजी है। मेरी जो स्ट्रैटेजी रही है वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। एनीवेज़, थैंक यू फॉर पेशेंस लिसनिंग। थैंक यू वेरी मच।